हेलो डियर फ्रेंड्स, एन शर्मा मास क्वालिटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 क्वेश्चन टूल को लेके आया हूं। और अगर आप क्वालिटी में काम करते तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी की 95% प्रॉब्लम को सोल्व करता है। और उसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट एड ऑन किए हैं, जैसे कि 7 क्वेश्चन टूल की हिस्ट्री क्या है, 7 क्वेश्चन टूल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। और मेरा आप सबसे वायदा है, आपको वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मार्वस क्वालिटी सॉल्यूशन पर अपलोड होने के बाद इसकी जानकारी आपको मिल सके। उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाए ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चन टूल्स की हिस्ट्री को और उसकी जरूरत के ऊपर इसको समझ लेते हैं। डॉक्टर कोरू इशिकावा ने 1968 में इसको प्रपोज किया था। डॉक्टर कोरू इशिकावा के अकॉर्डिंग किसी भी क्वालिटी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी वर्कशॉप या कंपनी की, 95% तक हम इसकी सहायता से इनको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए 7 क्वेश्चन टूल की जरूरत है। आइए फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चन टूल्स के मीनिंग को और उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन टूल का मीनिंग क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और रिजल्ट को मेजर करना। तो इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। 7 क्वेश्चन टूल्स क्या हैं? वे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं जो किसी भी क्वालिटी रिलेटेड इशू को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चन टूल के 7 टाइप्स को जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला चेकशीट हो गया, दूसरा कॉज इफेक्ट डायग्राम हो गया, तीसरा फ्लो चार्ट हो गया, चौथा हिस्टोग्राम हो गया, पांचवा पेरेटो चार्ट हो गया, छठा कंट्रोल चार्ट हो गया और लास्ट का स्कैटर डायग्राम हो गया। आइए फ्रेंड्स, 7 क्वेश्चन टूल के पहले टूल चेकशीट को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका पर्पज क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। ये डाटा कलेक्शन करने की एक डिवाइस है, ये एक टूल है, ऐसा कह सकते हैं इसको। इसका पर्पज क्या है? किसी भी मेजर्ड या काउंटेड डाटा को ये कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। जो डाटा ये कलेक्ट करता है उसको दूसरे टूल्स के लिए, जैसे कि पेरेटो चार्ट हो गया, उसके लिए बनाने के लिए उसको इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसके डाटा को। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि इनकमिंग चेकशीट हो गई, इन प्रोसेस चेकशीट हो गई और पीडीएफ चेकशीट हो गई, एटसेट्रा। जब भी कोई रॉ मेटेरियल आता है या कोई बीओपी मेटेरियल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक इनकमिंग चेकशीट लेते हैं, उसमें वो क्वांटिटी मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। उसके बाद उन पार्टों को चेक करते हैं, उसमें जितने ओके पार्ट होते हैं, कितने एनजी पार्ट होते हैं, उसको मेंशन करते हैं और जो डिफेक्ट उसमें पाए जाते हैं उनको वहाँ पे नोट किया जाता है। ये सब चेकशीट के एग्जाम्पल हैं। आइए फ्रेंड्स, चेकशीट के टाइप्स को समझ लेते हैं, कितने प्रकार की होती है। ये मेनली 3 प्रकार की होती है। पहले टेबलर हो गई, सेकंड लोकेशन चेकशीट हो गई और जो लास्ट वन है वो ग्राफिकल चेकशीट हो गई। तो मोस्टली जो इस्तेमाल की जाती है वो टेबलर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर किसी पार्ट में कोई पर्टिकुलर लोकेशन में बार बार कोई डिफेक्ट जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर हम लोकेशन चेकशीट को इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई डाटा में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर हम ग्राफिकल चेकशीट का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके सेकंड टूल फ्लो चार्ट को समझते हैं, क्या होता है ये। किसी भी एक्चुअल प्रोसेस को किसी पिक्चर या सिंबल के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें मैंने कुछ सिंबल्स दिखाए लेफ्ट साइड में, जो कि एक फ्लो चार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जो राउंडेड रेक्टेंगल है वो स्टार्ट एंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लो कंट्रोल या प्रोसेस फ्लो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल से ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। रोम्बस से एडिशन रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्वर्टेड ट्रायंगल से स्टोरेज को दर्शाया जाता है। और जो रेक्टेंगल होती है जिसका बेस वेवी बेस होता है, उससे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डी लाइफ शेप से डिले को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसके राइट साइड में मैंने इन सभी सिंबल से मिलकर एक प्रोसेस फ्लो चार्ट दिखा है, जिसमें मैंने एक प्रोसेस को स्टार्ट से लेकर एंड तक इसमें दिखाया है। ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस फ्लो चार्ट कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट के पर्पज को समझते हैं। इसका पर्पज क्या है? ये किसी प्रोसेस की वर्क एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है, वीए और एनवीए वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। वीए मीन्स क्या होता है? वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एनवीए मीन्स क्या होता है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। आइए फ्रेंड्स, इसके थर्ड टूल कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को समझते हैं। ये क्या है? ये किसी प्रॉब्लम के इफेक्ट और इसके पॉसिबल कॉजेज के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बाद में सेकेंडरी में फिर टर्सरी में इसको ब्रेक करते हैं। तो जितने भी जो पोटेंशियल कॉजेज होते हैं, जो फाइंडिंग्स होती हैं, उसको हम क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं और उसके रूट कॉज को पहुँचते हैं। इसको हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, जिसकी शेप है फिश के आकार की है।
इसको हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर कोरी इशिकावा ने 1968 में इसकी खोज की थी। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मेरे पास एक बाइक है, इसको जो माइलेज है पुअर है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले प्राइमरी कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइमरी कॉजेज क्या हो गए, मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर, मेजरमेंट एंड मेथड हो गया। मदर नेचर को इन्वायरमेंट भी कहते हैं। फिर इसके सेकेंडरी सब कॉजेज के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके एक मैन के एग्जाम्पल को समझाता हूँ। इसमें यहाँ पूरे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, और नेक्स्ट मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पर आप इसको जाके समझ सकते हैं। तो सेकेंडरी कॉजेज क्या हो गया इसके, पुअर मेंटेनेंस हो गया, पुअर ड्राइविंग हैबिट हो गया। तो पुअर मेंटेनेंस किस वजह से हुआ, उसमें मनी की प्रॉब्लम थी, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कॉज हो गया। तो इसमें हमने क्या समझा, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, पुअर माइलेज थी। मैंने सारे सब कॉजेज के आइडेंटिफाई किए, उनको वैलिडेट किया, और वैलिडेट करने के बाद एक्चुअल रूट कॉज पर इसके पहुंच गया। आइए फ्रेंड्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के पर्पस को समझते हैं। ये पोटेंशियल कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद रूट कॉज को डिटरमाइन करता है, और जो प्रोसेस की नॉलेजेस को बढ़ाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके 4 टूल स्कैटर डायग्राम को समझते हैं। क्या है ये 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। जो 1 वेरिएबल है वो एक्स एक्स पे होता है, जो अदर वेरिएबल है वो वाई एक्स पे होता है। और जो अदर चार्ट्स होते हैं, इसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनको लाइन्स या बार चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्कैटर डायग्राम है इसमें डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें नीचे डायग्राम में दिखा है। इसको कोलेशन डायग्राम भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्कैटर डायग्राम के टाइप्स को समझ लेते हैं। ये मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे कि मैंने डायग्राम फर्स्ट में दिखा है। इसमें जब एक्स बढ़ता है तो वाई भी इसमें बढ़ता है। सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे कि मैंने डायग्राम सेकंड में दिखा है। इसमें अगर एक्स बढ़ता है तो वाई क्या होता है, घटता है। और थर्ड क्या होता है, नो कोरिलेशन, जैसे कि मैंने डायग्राम 3 में दिखा है। इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। इट मीन्स अगर एक्स बढ़ता है घटता है, उसका वाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आइए फ्रेंड्स, इसके पर्पस को समझते हैं। ये 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या नहीं निर्भर करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके 5th टूल पेरेटो चार्ट को समझते हैं। क्या है ये एक बार चार्ट लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन है, और जो बार चार्ट होता है एक्चुअल डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे फोकस करता है, बहुत सारों के बजाय। लेकिन जो कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसका। और विल्फ्रेड पेरेटो के नाम पे इसका नाम पेरेटो चार्ट पड़ा है। ये कौन थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, और ये जो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, 80-20 प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मानना है जो 80% जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो 20% कॉजेज की वजह से ही होती है। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम में दिखा है राइट साइड में। इस पर जो एक्स एक्सिस है उसमें हम टाइप ऑफ डिफेक्ट लेते हैं, और जो उसके जो खासियत क्या है, इसमें 2 वाई एक्सिस होते हैं। एक पे क्या होता है, डिफेक्टिव नंबर होता है, दूसरे पे क्या होता है, कम्युनिटी परसेंटेज होती है। और जो बार ग्राफ दिया है जो ब्लू कलर का, इस पर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है। और जो लाइन ग्राफ दिया है रेड कलर की लाइन से, इस पे क्या होता है, कम्युलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज की जाती है। तो जो पहले 3 डिफेक्ट हैं, पहले हमें क्या करना है, इन पे फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है 80% प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन तीनों में भी किस पे लेना है हमें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं वेल्ड मिसिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो पहले हम किस पे एक्शन लेंगे, वेल्ड मिसिंग पे ही लेंगे। और उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, इसमें कैसे इसको एक्सेल शीट में बनाते हैं, तो वहाँ पर आप इसको जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके पर्पस को समझते हैं। इसका पर्पस क्या है, ये बड़ी समस्याओं को छोटे में कन्वर्ट करता है, और किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे इसको शो करता है। आइए फ्रेंड्स, इसके 6th टूल कंट्रोल चार्ट को समझते हैं। क्या है ये, इसको XMR एंड R बार चार्ट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये एक ग्राफ है जिसका इस्तेमाल एक प्रोसेस टाइम कैसे चेंज होता है, इसकी स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 तरह का डाटा इस्तेमाल किया जाता है, एक एट्रीब्यूट डाटा, दूसरा वेरिएबल डाटा। एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे कि गो या नो गो हो गया, गुड या बैड हो गया, एटसेट्रा। वेरिएबल डाटा क्या होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा है, यहाँ पे एक्सेस में मैंने टाइम लिया है और वाई एक्स में मेजरमेंट लिया है। जब भी कोई प्रोसेस होता है उसकी 2 लिमिट होती है, एक यूसीएल और एक एलसीएल। यूसीएल का मतलब क्या होता है, अपर कंट्रोल लिमिट। एलसीएल का मतलब क्या होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट। जब इन दोनों का मीन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस मीन कहते हैं, या उसको सेंटर लाइन कहते हैं, जो मैंने इसमें ब्लू कलर की दिखाई है। तो जब भी कोई प्रोसेस सेंटर लाइन के आसपास चलता है, या कह सकते हैं यूसीएल या एलसीएल के इंटरवल के अंतर्गत आता है, तो वो बेस्ट होता है। तो वहाँ पे एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती।
लेकिन जैसे इससे बाहर जाता है, जैसे कि मैंने इसमें रेड सर्किल से दिखा है, तो वहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, कंट्रोल चार्ट के पर्पस को समझते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये किसी प्रोसेस के आउटपुट को इंश्योर करते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर किसी प्रोसेस के स्प्रेड में कोई चेंजेस आता है तो उसकी सहायता से हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, 7 क्विज टूल के 7वें टूल हिस्टोग्राम को समझते हैं। क्या है? इसमें जो डाटा का सेट होता है, जो उसके वेरिएशंस की समरी होती है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हिस्टोग्राम कहलाता है। इसमें जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, ये डाटा की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने 8 आवर्स का हिस्टोग्राम शो किया है। तो नीचे मैंने ओवर्स लिए हैं, उसके साइड में मैंने वाई एक्स पे रन्स लिए हैं। तो जैसे कि पहले ओवर में 7 रन गए, दूसरे में 11 गए, तीसरे में 17 गए, चौथे में 25 गए हैं, 5वें में 21 गए हैं, छठे में 18, उसके बाद 8 और लास्ट के ओवर में 4 रन्स गए हैं। तो जो रन्स के वेरिएशन की समरी है, मैंने इसको हिस्टोग्राम से समझाया है। आइए फ्रेंड, इसके पर्पज और टाइप्स को समझते हैं। इसका पर्पज क्या है? सेट ऑफ मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, और ये शो करता है कि प्रोसेस कंट्रोल में या नहीं है। अगर प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है तो किस तरह के एक्शन रिक्वायर्ड है वो भी शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मीन को शिफ्ट करना है या दोनों साइड के वेरिएशन को रिड्यूस करना है। इसके टाइप्स को जान लेते हैं। ये मेनली 5 प्रकार का होता है। जैसे कि पहला क्या हो गया आपका? बेल शेप या जनरल टाइप हो गया। दूसरा क्या हो गया? बाई मॉडल हो गया। तीसरा क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। चौथा क्या हुआ? स्क्रिप्ट लेफ्ट हो गया और स्क्रिप्ट राइट हो गया। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो उसको पुट कीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नई वीडियो के मैंने लिंक शेयर किए हैं, तो कृपया उनको भी वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके। और आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं मैं। और थैंक्स वंस अगेन।